नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर महाराष्ट्र से। एक साक्षात्कार में अजित पवार ने ये कहा कि जब हम महायुति सरकार यानी एनडीए का गठबंधन बने, उस मीटिंग में अमित शाह भी थे, गौतम अडानी भी थे, साथ में मैं भी था, प्रफुल्ल पटेल भी थे और शरद पवार भी थे। फिर दूसरा सवाल उनको पूछा गया, जब शरद पवार थे, तो फिर तुम लोग चले गए, शरद पवार क्यों पीछे रह गए? तब अजित पवार ने कहा, शरद पवार के मन में क्या था, ये मुझे पता नहीं। कोई शरद पवार के मन में क्या है बता नहीं सकता, यहाँ तक कि उनकी पत्नी यानी अजित की आंटी भी नहीं बता सकते। ये जब खबर आई तो मैंने इसे एक्स-रे से देखा। ये कोई अलग खबर नहीं है। शरद पवार के और गौतम अडानी के संबंध क्या है? ये शरद पवार की जीवनी में लिखे हुए 2 अलग पन्ने बताते हैं कि 2 पन्नों पे शरद पवार ने गौतम अडानी का पूरे 2 पन्नों में ज़िक्र किया। वो कैसे महान उद्योगपति हैं और देश की विकास की गाथा पे कैसे लेके जा रहे हैं। ये शरद पवार जी का 2 पन्नों का रिकॉर्ड कहता है कि शरद पवार और अडानी बहुत अच्छे मित्र हैं। शरद पवार कहाँ नहीं, शरद पवार देश की राजनीति के आलू है। वो अडानी के साथ भी है, वो उनका मोदी जी के साथ व्यक्तिगत संबंध है। ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जहाँ शरद पवार के संबंध नहीं। लेकिन शरद पवार जब राजनीति करनी होती है, तो फिर वो अपने टर्म्स पे और अपने वसूलों को करते हैं। ये सवाल का जवाब तो अब शरद पवार देंगे, जब अजित पवार ने कहा कि जब हम लोग छोड़ के चले गए, तब शरद पवार उस मीटिंग में थे। सवाल ये है कि अजित पवार अब ये बात क्यों कह रहे हैं? जब शरद पवार, अजित पवार अलग हुए, तब क्यों अजित पवार ने उन पे आरोप लगाया कि तुम्हारा बुढ़ापा आ गया, अब हम लोगों के हाथ में पार्टी दो? ये कहने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने ये क्यों कहा कि हमें मोदी जी पे विश्वास है, इसलिए मोदी जी के साथ हमने साथ दिया। मोदी ही देश को आगे ले जा सकते हैं, ऐसा अजित पवार ने क्यों कहा? अजित पवार तब भी ये कह सकते थे कि शरद पवार हमें बीजेपी में ले गए, उस मीटिंग में ये लोग थे, हमें पता नहीं चाचा क्यों नहीं आए, हमको भिजवा दिया, इसका जवाब चाचा देंगे। जो आज चुनाव के बीच में वो कह रहे हैं, ये क्यों? दूसरी बात, जब पॉलिटिकल हैपनिंग हो रही है, एक उद्योगपति उस मीटिंग में क्या कर रहा है? क्या अजित पवार को ये कहना है कि गौतम अडानी इस बात को डर गए थे कि सर्वोच्च न्यायालय ने यदि कोई डिसीजन लिया और एकनाथ शिंदे के कुनबा डिस्क्वालीफाई हो गया और ये सरकार गिर गई, ऐसे में यदि पुरानी सरकार आती है, तो फिर तमाम वो प्रोजेक्ट जो मुंबई में है, धारावी से लेके एयरपोर्ट तक और सॉल्ट पैन की ज़मीनों तक, करोड़ों अब्जों रुपए की ज़मीनें, वो सारा प्लान गुड़ गोबर हो जाएगा। इसलिए महाराष्ट्र की सरकार किसी भी हालत में एनडीए की बनी रहे, इसलिए क्या गौतम अडानी ने कुछ डील किया? इसका जवाब गौतम अडानी दे सकते हैं, क्योंकि गौतम अडानी थे। ऐसे बात अजित पवार कर रहे हैं, हम नहीं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति अब अलग दायरे पे जा रही है। दूसरी ओर राजनीतिक दलों में और राजनीति में कारपोरेट्स का दखल कहां तक हो जाता है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण ये है कि आईएनएस एक एजेंसी है, उन्होंने एक सर्वे किया और उस सर्वे में अजित पवार गुट को मुंबई में 5 सीटें जीत रही है, ऐसा बोला। जबकि अजित पवार मात्र 3 सीटें लड़ रहे हैं। अब ये आईएनएस का फर्जी सर्वे क्यों एनडीए गठबंधन को फिर से सरकार बनवा रहा है? इसलिए कि आईएनएस इस एजेंसी के मालिक भी
गौतम अडानी हैं। गौतम अडानी का मुंबई में जो सॉल्ट पैन की जमीनें दी गई है धारावी के साथ, उसको लेकर बीजेपी में भी कई लोग नाराज हैं। लोग कहते हैं कि यदि सॉल्ट पैन के जमीन पर सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग का प्लान करे तो पूरे मुंबई का हाउसिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। लेकिन सरकार को जब अडानी की ही पड़ी है तो फिर सरकार गोर गरीबों की क्यों सुनेगा? सवाल यह है। आज मुंबई में हाउसिंग का प्रॉब्लम सबसे बड़ा है। मुंबई में जो दिल्ली में फ्लैट 80 लाख का मिलता है, मुंबई में उसकी कीमत 5 करोड़ है। यहाँ जमीन सोने से भी ज्यादा महंगी है, डायमंड से भी ज्यादा महंगी है। ऐसे में सोल्ट पैन की जमीन धारावी के रिसेटलमेंट के नाम पे यदि गौतम अडानी को दी जा रही है, यदि एयरपोर्ट का विस्तार के लिए और एयरपोर्ट के बढ़ाने के लिए एयर इंडिया की कॉलोनी समर्पित की जा रही है, और कैसे जमीनें हैं जो दी जा रही है, कई डेवलपमेंट चार्जेस सरकार माफ कर रही है। सरकार जो अडानी के लिए कर रही है, शायद महाराष्ट्र की सरकार ने महाराष्ट्र का जन्म हुआ तब से किसी भी उद्योगपति के लिए नहीं किया, चाहे वो किर्लोस्कर हो जो एक मराठी है, बजाज हो जिन्होंने महाराष्ट्र को बहुत कुछ दिया। कुल मिलाकर अजित पवार का ये कहना कि शरद पवार वहां थे, मुझे ताज्जुब नहीं लगा। अजित पवार जब 80 घंटे के लिए सरकार बना गए देवेंद्र फडणवीस के साथ, तब भी मैंने कहा था शरद पवार के आशीर्वाद के बगैर वो नहीं गए होंगे, क्योंकि जब वापस आए तो उन्हें वही जगह मिली जिस जगह पे वो आना चाहते थे, उप मुख्यमंत्री। तो क्या ये प्री प्लान था? इसीलिए लोग कहते हैं कि शरद पवार कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए शरद पवार की क्रेडिबिलिटी पे कई बार सवाल लगते हैं। इस पूरे विवाद पे शरद पवार जी का स्टेटमेंट देना बहुत जरूरी है। उन्हें बताना होगा कि आप उस मीटिंग में थे या नहीं थे। गौतम अडानी होंगे क्योंकि गौतम अडानी सरकार का हिस्सा है, या सरकार गौतम अडानी के औद्योगिक साम्राज्य का हिस्सा है, केंद्र सरकार ऐसा कहे तो गलत नहीं होगा। कुल मिलाकर जो स्थिति बनी है महाराष्ट्र में, वो इतनी वोलाटाइल है कि गौतम अडानी का और सरकार बनने की बात कह के कहीं ना कहीं बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है अजित पवार ने, जो अजित पवार बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कल विपक्ष को ये बल मिलेगा कहने को कि सरकार गिराने और सरकार बनाने में एक उद्योगपति राजनीतिक उद्योग के बीच में बैठकर कैसी नीति निर्धारण करता है। जो इंसान उस मीटिंग में बैठ के सरकार बनवा रहा होगा, वो आने वाली सरकार क्या उसकी जो चाहिए वो नीतियां नहीं बनाएगा? सवाल ये है। हमने कई उद्योग देखे, पति देखे, बड़े बड़े टाटा हुए, बिरला हुए, सिंघानिया हुए, कई बड़े 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 उद्योगपति थे। महाराष्ट्र में मारवाड़ियों की कमी नहीं। लेकिन पूरे देश की राजनीति में कोई उद्योगपति ऐसा बैठ के सरकार गिराता और पीछे पर्दे के पीछे रहे होंगे, लेकिन सबके बीच में खड़े होके मीटिंग में बैठ के यदि आप सरकार बना और गिरा रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी में अडानी जी का कितना दखल हो गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी अगली बार, तो मुझे लगता है पार्लियामेंट में भी ऐसा कोई कानून नहीं लाए कि अडानी जी के लिए एक अलग से चेयर रिजर्व हो, कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है ये देखने के लिए अडानी जी कभी कभी आके बैठ के देखे। ये भी हो सकता है, क्योंकि जब सरकार मेहरबान तो गधा पहलवान, और यहाँ तो अडानी जी है जो यकीनन बहुत इंटेलिजेंट है, वो जानते हैं खेल कैसा करना। सारी सरकारी एजेंसियां आज उनके डिस्पोजल पे है। स्टॉक मार्केट से लेके न्यायपालिका तक उनके सामने उनके फेवर करते हैं, ये पूरे देश ने देखा। कुल मिलाकर एक नया विवाद अजित पवार ने चुनाव के बीच में छेड़ दिया। इसके भी मायने कई है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप जब सोचते हैं तब पता पड़ता है कि महायुति में अब गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं रही। एक तरफ फडणवीस कहते हैं जीतना है तो जीतने दो उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार को, हमें कोई लेना देना नहीं। दूसरी तरफ अजित पवार कहते हैं कि अडानी जी मीटिंग में बैठ के सरकार गिरा रहे थे और बनवा रहे थे।
ये कैसा गठबंधन, जिस गठबंधन में बहुत सारी गांठें आई हो, वहाँ एक-दूसरे का वोट कैसा ट्रांसफ़र होगा। इसलिए 23 तारीख को जो नतीजे आएँगे, बहुत ही हैरत-अंगेज होंगे। पैसा भी बँट रहा है, एजेंसियाँ भी काम कर रही है और आखिरी दिन चुनाव आयोग तो अपना खेल कर ही लेगा, जैसा बार-बार होता आ रहा है। और फिर कोई सवाल उठाएगा, तो चुनाव आयोग कहेगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो इन बेकार की बात। जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ अजित पवार की स्टेटमेंट को, तो फिर मुझे आईएनएस का फर्जी सर्वे, अजित पवार का स्टेटमेंट, देवेंद्र फडणवीस का स्टेटमेंट, ये सारी बातें इतना रायता फैला हुआ दिखाई देता है कि वो समेटना अब मुश्किल है। ये रायता क्या करेगा? 23 तारीख को समझ में आ जाएगा। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।